प्यारे बच्चों, एक बार हम फिर से आ गए हैं आपके सामने और पहले भाग के बाद जो आपने प्रश्न देखे थे उसको दोबारा से हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। उसके बाद फिर अगला टॉपिक इसी में ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले अध्याय में आपने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, और उसमें से आपको दो बताया गया था, एक योगात्मक अभिक्रिया और दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया। आज हम उसके आगे तीसरा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो यहां पर आप वियोजन का मतलब समझ लीजिए, अपघटन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, अलग हो जाना। जैसे वियोग होता है, वियोग का मतलब होता है अलग हो जाना, उसी प्रकार से वियोजन का मतलब है कि अलग हो जाना। अब इसमें अलग क्या होगा, कोई बड़ा रासायनिक पदार्थ वो टूट जाएगा दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में अगर कोई रासायनिक पदार्थ टूट जाता है तो उसको हम लोग वियोजन की अभिक्रिया में रखेंगे। अब बात आती है बड़ा पदार्थ जो है टूटेगा कैसे, तो उसके लिए आपको कुछ क्रियाएं देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको आप गर्म करते हो तो टूट जाता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जल में घोला जाता है वो टूट जाता है, और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं अगर वो धूप में पड़े हैं या बाहर पड़े हैं तो अपने आप वो टूट जाते हैं। कहने का मतलब यहां पर वो जो वियोजन हो रहा है यहां पर हम तीन टाइप से देख सकते हैं। नाम दोबारा सुन लीजिएगा। पहला हो सकता है अगर आप ऊष्मा देते हैं तो नाम होगा ऊष्मीय वियोजन, और अगर उसको पानी में घोलते हैं तो हम लोग उसको जल वियोजन या जल अपघटन भी कह सकते हैं। और तीसरा जो होता है जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है कोई पदार्थ, अगर वो टूट जाता है तो उसको कहा जाता है सौर वियोजन या सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया का वियोजन। चलिए यहां पर हम एक बार नाम देख लेते हैं। इसका पहला जो भाग होगा वो होगा ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, आप इसको अपघटन भी कह सकते हैं। दूसरा नंबर जल अपघटन कह लो यहां पर, या वियोजन की क्रिया। तीसरा नंबर होता है सौर्य, कह लीजिए सौर्य अपघटन। ये रासायनिक अभिक्रिया में है। वैसे अगर कहेंगे वियोजन, आप किसी चीज को हथौड़े से चोट मारिए तो भी टूट जाएगा, लेकिन उसके भौतिक गुण बदलेंगे, रासायनिक गुण बदलेंगे, केवल एक बदलेगा उसमें से। कौन सा? रासायनिक गुण नहीं बदलेगा, भौतिक गुण बदलेगा। इसलिए हमको उसको इस श्रेणी में नहीं रखना है। चलिए बात करेंगे ऊष्मीय वियोजन। किसी पदार्थ को गर्म कीजिए। अब गर्म कैसे होगा भैया? गर्म करने के लिए आपको पदार्थ तो चाहिए, क्या गर्म करोगे जो टूट जाए? तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे केमिकल का प्रयोग करना है, या आप लोग नाम सुने होंगे, देखे होंगे। जैसे एक होता है कि फिटकरी का एग्जाम्पल ले लिया जाए। फिटकरी को अगर गर्म किया जाए तो क्या होगा? फिटकरी को अगर गर्म करोगे तो जानते हैं सबसे पहले क्या होगा? फिटकरी का फार्मूला क्या होता है उसको देखो। अगर किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिटकरी का फार्मूला जिनको नहीं मालूम है उनको लिए हम बता देते हैं कि फिटकरी जो होता है, जिसको हम लोग फिटकरी कहते हैं, एक्चुअल में वो कौन सी फिटकरी है? फिटकरी का सामान्य सूत्र एक मानक फार्मूला होता है जो हम लोग देखते हैं, जो हमारे घरों में आसपास में लोग सेविंग करने में या दूध फाड़ने में यूज करते हैं, कहीं पे कट जाता उसको लगाते हैं, खून बंद हो जाता है, वो पोटाश फिटकरी होता है, यानी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, ये हो गया आपका फिटकरी। और यहां पर हम आपको बता रहे हैं, यहां पे पोटेशियम का सल्फेट है,
एल्यूमिनियम का सल्फेट है और 24H2O। यहां पर जो H2O है ये क्या है, इसको कहा जाता है क्रिस्टलीय जल। क्रिस्टलीय जल क्या है अब ये जानिए। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप मिठाई बनाते हैं दूध से, तो दूध की मिठाई बनाने के लिए दूध को गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे, धीरे धीरे जब वो गाढ़ा हो जाता है उसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, जम जाता है। उसी प्रकार से पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के मिश्रण को लेकर के, यानी जलीय विलयन को लेकर के अगर गर्म करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाए तो जम जाता है। उसमें से जो पानी रहता है, यानी इनके अंदर का और इनके अंदर का जो पानी होता है उसका ज्यादातर यानी 24 भाग जो है वो H2O के रूप में जम जाता है। इसी को हम क्रिस्टलीय जल कहते हैं। क्रिस्टल का मतलब होता है रवेदार। जो भी पदार्थ रवेदार रूप में मिलते हैं उनको हम क्रिस्टलीय कहते हैं। तो हम बात करेंगे वियोजन के लिए कि जब फिटकरी को हम लोग हवा में खुला छोड़ दें सूखने लगता है। फिटकरी को अगर गर्म किया जाए तो क्या होगा, फिटकरी को गर्म करने पर इसके अंदर का सबसे पहले जो 24H2O है ये धीरे धीरे गायब होगा। एक समय ऐसा आएगा कि 24H2O गायब हो गया, उसके बाद तब ये दोनों पार्ट ब्रेक होंगे, यानी क्या हुआ, यहां पर टूट गया। अगर इसको रिएक्शन के तौर पर लिखा जाए तो मिलेगा पोटेशियम का सल्फेट प्लस एल्युमिनियम का सल्फेट प्लस 24H2O, यानी यहां पे अलग हो गया है। तो वियोजन ही इसी को कहा गया है। जब कोई पदार्थ गर्म किया जाए और वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए तो उसको क्या कहेंगे, वियोजन ही कहेंगे। चलिए और कुछ बताते हैं बेसिक चीज। जैसे आप देखें साबुन, नहाने का अगर साबुन आपके पास है, कपड़े धोने का साबुन है, और अगर आप उसको धूप में रख देते हैं तो धीरे धीरे हार्ड होने लगता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि साबुन के अंदर की जो नमी होती है, जो मॉइस्चराइजर होता है वो कम होने लगता है, सूख जाता है। इसीलिए वहां पर कैसी क्रिया होगा, वियोजन की क्रिया होगा, यानी अपघटन की क्रिया होगा, क्योंकि उसमें से भी H2O के पार्ट जो है वो बाहर चले जा रहे हैं। चलिए इसके बाद कुछ और देखा जाए, क्या जिसमें क्रिस्टलीय पार्ट होता है वही लोग टूटते हैं गर्म करने पर, या और भी कुछ चीजें होती हैं? जी नहीं, और भी चीजें होती हैं। आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताते हैं। आप लोगों ने देखा होगा चूना पत्थर। चूना पत्थर सुने है ना, नहीं सुने, कोई बात नहीं। चलिए अभी इसका नाम हम बाद में लेते हैं, पहले एक एक करके बताते हैं। जैसे हमारे पास है चूना पत्थर। चूना पत्थर का फार्मूला क्या होगा, CaCO3। इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। और आपको ध्यान देना है ये अकेला जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कई नामों से जाना जाता है। मतलब इसको हम लोग और क्या कहेंगे, चूना पत्थर तो हमने कह दिया, और क्या कहेंगे, ये फार्मूला है संगमरमर का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग गर्म करेंगे। देखिए गर्म करने के लिए ये जो हमारा तीर है इसके ऊपर एक डेल्टा चिन्ह बनता है, इसका मतलब होता है गर्म किया जा रहा है। अगर ये नहीं है तो आप वहां लिख दीजिए गर्म करते हैं। तो अगर आप ये गर्म करते हैं, दूसरी बात ये जान लीजिए किस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में है। जब इसको गर्म किया जाता है ये 2 भागों में टूटता है। एक होता है जिसका नाम है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca कैल्शियम, O हो गया ऑक्साइड, और बचा क्या इसमें, इसमें बच गया है CO2। ये क्या होगा, ये गैस हो जाएगा बच्चों, और ये क्या रहेगा, ये ठोस रहेगा। ये गैस होगा और ये ठोस होगा। तो यहां पर ये 2 भागों में टूट गया है। अब कहोगे ये वियोजन भी है, हाँ वियोजन भी है, लेकिन वियोजन है तो कैसे वियोजन है ये, अगर ये वियोजन है तो कैसे वियोजन है, उष्मीय वियोजन है। क्यों, क्योंकि यहां पर उष्मा दिया जा रहा है, यहां पर इसको गर्म करते हैं। अगर हम इसको गर्म नहीं करेंगे तो क्या अपने आप टूट जाएगा, संभव नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसका नाम क्या बताया गया, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और संगमरमर। एक चीज और बताएं, जिस चीज से हम ये लिख रहे हैं चाक, उसका भी फार्मूला यही होता है, चाक, खड़िया कहते हैं इसको। तो चाक का भी फार्मूला CaCO3, संगमरमर का फार्मूला CaCO3 और चूना पत्थर का। यहां पर जो बचा है CaO, इसको कहा जाता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं।
ठीक है, तो ये आपका हो गया है किस टाइप का एग्जाम्पल। एक बात और ध्यान देना, जैसे जितने भी CO3 वाले पदार्थ हैं, CO3 वाले पदार्थ हैं, अगर उनको गर्म किया जाए तो हमेशा ध्यान देना ज्यादातर अवस्थाओं में CO2 गैस निकलता है। कोई भी अगर कंपाउंड आपको मिलता है, अगर वहां पर CO3 मूलक है तो उसको अगर आप गर्म करते हो तो ध्यान देना एक ये हमेशा बनेगा। अगर एक पार्ट आपने अलग कर लिया तो दूसरा वाला पक्का है ना कि वो आपको बताएगा कि क्या बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में रिएक्शन भी ध्यान देना रहेगा। चलिए बैलेंस करने वाली बात फिर से देख लेते हैं। जो इधर है वो इधर होना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको बैलेंस कैसे करोगे। ये तीर आपका बराबर बताता है कि बैलेंस कैसे होना है। जितने पदार्थ इधर हैं मात्रा में, परमाणु में, अणु में, उतने ही आपको इधर भी देखने हैं। दोनों साइड के जो मान है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया है उष्मीय वियोजन। ठोस पदार्थों को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो ये उष्मीय वियोजन होता है। चलिए एक बात और देखते हैं। एक है ठोस पदार्थ KClO3, ये भी ठोस होता है। KClO3 क्या नाम इसका? इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। आप लोग इसको धीरे धीरे कॉपी करते जाइएगा जिससे कि टाइम की बचत हो जाएगी। पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट ठोस अवस्था में होता है। अगर इसको हम गर्म करेंगे तो भी ये टूटेगा, लेकिन टूटेगा किसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना है। ये टूटेगा 2KCl। देखो मैं बैलेंस करके लिख रहा हूं 2KCl, यानी पोटेशियम का क्लोराइड हो गया, यानी यहां से ये वाला अलग हुआ। ठीक है, ये वाला हिस्सा तो अलग हो रहा है, लेकिन अभी यहां बचा क्या? क्या बचा है? ऑक्सीजन बचा है ना भाई। Cl यहां से अलग हो गया, क्या बचा? ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन यहां पे हमने लिख दिया। ऑक्सीजन का फार्मूला O2। जरा चेक करो बैलेंस है? शायद नहीं है, क्योंकि हमने पहले यहां पर 2 लिख दिया। अगर मान लो 2 हटा देते हैं तो क्या बैलेंस है? नहीं। कुछ लोग सोच रहे हैं अगर यहां 3 बढ़ा दें तो बैलेंस हो गया। हाँ बिल्कुल बैलेंस हो गया है, लेकिन ऐसी कंडीशन में ये रिएक्शन सही नहीं है, क्योंकि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर O3 नहीं बनता। O3 किसका फार्मूला है? ओजोन का, जो आपकी वायुमंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में ज्यादा मात्रा में होता है, और वो आपको पराबैंगनी किरणों से बचाता है, जिससे हम लोग स्किन कैंसर से बचे रहते हैं। ये ओजोन फार्मूला है। यहां पे ओजोन का रिलीज नहीं होता है, ओजोन नहीं बनता है। इसलिए क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे O2। हमारा केवल क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। ये गैस है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या कहां है। ये 3 है, ये 3 है, यहां 2 है। इसका मतलब ये क्या है? ये कम है। तो कम करने के लिए हम और नहीं कम कर सकते हैं। हम किसी पदार्थ को बैलेंस करने के लिए उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं करेंगे। चलिए क्या करते हैं, देखें। अगर हम लोग अनुमान से यहां पर 2 लिख लें तो 3 गुणे 2 कितना ऑक्सीजन परमाणु हो गया? 6। यहां कितना दिया गया है? 2। तो 2 को कितने से गुणा करेंगे? 6 हो जाए। 3 से गुणा करेंगे, तो यहां पर हम 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 गुना 6, 6 ऑक्सीजन परमाणु हो गया। 2 Cl, देखो अभी हम लिखे थे पहले, तो यहां पर 2 बढ़ा देते हैं। पोटेशियम का क्लोराइड बन गया है। पोटेशियम का क्लोराइड बन गया है। ये आपका रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, ये वियोजन हो गया है। इसी टाइप से आपको बहुत सारे कंपाउंड मिल जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि वो कैसे टूटते हैं। गर्म किया जाता है, पानी में घोला जाता है, कैसे होता है? तो वियोजन हो गया। चलिए इसके बाद बच्चों देखते हैं अपघटन। जल का अपघटन। वियोजन खत्म, अपघटन शुरू। अपघटन का मतलब भी टूटना है। अपघटन को समझने के लिए क्या करोगे? बहुत आसान तरीका आप सब अपने घर पे यूज करते हुए देखते होंगे कि जैसे नमक है। क्या है ये? नमक, साधारण नमक। सूत्र सबको मालूम है, नाम भी संभवतः मालूम होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये किस अवस्था में? ठोस में। इसको हम घोलते हैं पानी में।
देखिए, पानी में घोला जब जाता है, यहां हम लिख देते हैं H2। जब इसको पानी में घोलेंगे तो यहां लिख देते हैं AQ, एक्वा। ये क्या हो गया? ठोस अवस्था में नमक का टुकड़ा, देखे होंगे पाउडर देखे हैं, ठोस होता है और इसको पानी में घोला गया, क्या बन गया? जलीय विलयन। जलीय, जब किसी भी फार्मूले के बगल AQ लिखा होगा, इसका मतलब होता है वो किस अवस्था में? वो जलीय अवस्था में है। जलीय अवस्था का मतलब पानी में घोल दिया गया है, पूरे तरीके से घुल गया है। तो यहां पर NaCl का अगर देखा जाए पार्ट, तो क्या होगा? ये NaCl जो होता है दो भागों में टूट जाता है। एक भाग का नाम होता है सोडियम का धनायन, और उसी जल में दूसरा पार्ट होता है क्लोरीन का ऋणायन, जिसको क्लोराइड आयन कहते हैं, और ये भी AQ ही होता है, AQ ही रहता है, एक्वा ही रहता है। चलिए एक बात और देखना, यहां पे एक चिन्ह थोड़ा सा अलग हो गया है। यहां कुछ अलग टाइप का चिन्ह है, यहां पर कुछ अलग टाइप का चिन्ह है। तो पहले हम इन दोनों चिन्हों को क्लियर कर देते हैं। ये जो है चिन्ह, ये एक टाइप की क्रिया को बताते हैं। जैसे अगर कहीं पर ये आधा तीर दाएं साइड, आधा तीर बाएं साइड लगा हुआ है, तो इस चिन्ह का मतलब होता है उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय। और अगर केवल एक ही साइड का तीर है, इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय। क्या मतलब है अनुत्क्रमणीय का? क्या मतलब है उत्क्रमणीय का? उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जो आपको पदार्थ दिया गया है, जो अभिकारी पदार्थ दिया गया है, अगर उसको रिएक्ट कराते हैं, उसमें रिएक्शन होता है, अगर उसमें रिएक्शन होता है तो वो दो भागों में टूटता है, लेकिन जिस कारण से अगर ये टूटा है, उस कारण को हटा दिया जाए तो ये पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। मतलब ये हो गया कि जो NaCl पहले से एक टुकड़े के रूप में था, उसको पानी में घोला गया तो उसकी ये कंडीशन हो गई, यानी माध्यम क्या हो गया? पानी। उसी पानी को अगर वहां से अलग कर दिया जाए, इस विलयन में से पानी को अलग कर देंगे, देखो विलयन बना तो इनकी दशा ऐसी हो गई, ये दोनों अलग अलग हो गए, एक धनायन में एक ऋणायन में अलग हो गया। लेकिन पानी का जो कारक है उसको हटा देंगे तो दोबारा ये इसी अवस्था में आ जाता है, ठीक है, दोबारा इसी अवस्था में मिल जाएगा। इसलिए ये उत्क्रमणीय हो गया है। जैसे आप स्प्रिंग को खींचो, अवस्था चेंज, छोड़ दो, फिर से आ गया, तो जैसे पहले था वैसे ही हो जाता है। हो सकता थोड़ा सा बनावट, भौतिक दशा बदल जाए तो उसको हम लोग उत्क्रमणीय कहेंगे, ठीक है। इसको ऐसे समझिए एक तरीके से, और अगर इनको मिलाया जाए तो ये बन जाए, अगर इनको तोड़ा जाए तो ये बन जाए। दोनों साइड से कुछ भी हो सकता है। आगे वाला होगा फॉरवर्ड रिएक्शन यानी अग्र क्रिया कहेंगे, पीछे वाला होगा इसको विपरीत क्रिया कहते हैं। यानी वो कंडीशन जिसमें आगे वाले पदार्थ पीछे वाले में और पीछे वाले पदार्थ आगे वाले में बनते रहते हैं, बन सकते हैं, उनको हम कहते हैं उत्क्रमणीय क्रिया। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं उत्क्रमणीय का। जैसे एक है अमोनिया गैस और इसी मिला देते हैं HCl, क्या नाम है? अगर गैस है तो बताए थे पिछले वीडियो में, हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर गैस है तो नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, और अगर ये द्रव है तो हाइड्रोक्लोरिक कहेंगे। बट यहां पे दोनों गैस हैं तो अमोनिया गैस, फार्मूला याद रखना, NH3 और HCl दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं, चलो हम चिन्ह नहीं लगा रहे हैं उत्क्रमणीय का, बराबर लगा देते हैं, तो यहां पर ये बनता है NH4Cl। ये दोनों गैस हैं, इसको मिलाएंगे बनेगा NH4Cl। इसका नाम है नौसादर, सामान्य नाम, और इसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो इसको अगर तोड़ेंगे, इसको गर्म करेंगे तो इन दोनों में टूट जाएगा, इसको मिलाएंगे तो ये इसमें टूट जाएगा, यानी दोनों ही साइड से अपक्रिया संभव है। तो ये कैसी अपक्रिया हो गई है? उत्क्रमणीय अपक्रिया, ठीक है। चलिए अनुत्क्रमणीय देखते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है जो केवल एक ही दिशा से संपन्न हो। इसमें उत्पाद अभिकारक में बदल सकता है, अभिकारी पदार्थ उत्पाद में बदल सकता है। लेकिन अनुत्क्रमणीय में देखेंगे, अगर अभिकारी पदार्थ है, उत्पाद एक बार बन गया तो उत्पाद दोबारा
अभिकारक में नहीं चेंज होगा। इसीलिए उसमें बताते हैं एक ही साइड से क्रिया हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा था एक रिएक्शन KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, हमने इसको गर्म किया यानी 2KCl से हो गया, तो 2KCl + 3O2 बना। अगर इन दोनों को मिलाओगे तो यह संभव नहीं है कि बन जाए, नहीं बनेगा। इसीलिए ये अनुत्क्रमणीय क्रिया है। और देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल मेरे पास है, जैसे C+O2 क्या बन गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे कार्बन, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इन दोनों को मिलाया गया, ये ठोस है, ये गैस है, और ये पूरे तरीके से गैस है। तो इसको अगर ब्रेक करो, तोड़ो, अपघटित करो, तो क्या ये बनेगा? संभव नहीं है। हम लोग मानक तौर पर लिख सकते हैं हाँ बन जाएगा, लेकिन वास्तव में बनेगा नहीं। अगर ऐसा होता तो वायुमंडल में जो इतनी ज्यादा मात्रा में CO2 की मात्रा बढ़ रही है, हमारे वैज्ञानिक उसको दोबारा कार्बन और ऑक्सीजन में चेंज कर सकते, लेकिन अभी ऐसी कोई टेक्निक डेवलप नहीं हो पाई है, इसलिए ऐसा है यहां पर। तो इनको क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे अनुत्क्रमणीय क्रिया, और पहले वाले को उत्क्रमणीय। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैंने कहा आप लोग बार बार जो है जो भी बताया जाता है उसको क्रम से आप लोग नोट करते रहें। ऐसा करने से क्या होगा ना, आपका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तीसरा वाला जो हिस्सा है वियोजन का, वो सूर्य से। अब सूर्य वाला भी आपको बता दें, एक बहुत अच्छा रिएक्शन है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। जैसे एक फार्मूला है Na2CO3 × 10H2O, सुने होंगे, नहीं सुने तो फिर से सुन लीजिएगा, आगे मिलेगा आपको। सोडियम कार्बोनेट 10H2O डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका दूसरा नाम क्या है? धावन सोडा, धावन सोडा है। तो धावन सोडा को अगर सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए, सूर्य के प्रकाश को या तो सूर्य का प्रकाश लिखिए, अन्यथा एक संकेत होता है Hν। अगर कहीं पर ये लिखा गया इसका मतलब सूर्य का प्रकाश है। अगर सूर्य के प्रकाश में इसको खुला छोड़ देते हैं तो पूछा जाता है इसमें से कितना H2O बाहर निकलता है। तो यहां से H2O की संख्या कितना निकलेगा? 9 H2O अलग हो जाएगा, और जो बचेगा वो क्या होगा? Na2CO3 × H2O, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट कह सकते हैं। तो यहां पर यह हिस्सा हुआ। तो मेरे बताने का उद्देश्य क्या था कि यह पदार्थ सूर्य की उपस्थिति में भी अपघटित हो गया है। अकेला पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में अगर टूटता है तो उसको हम लोग वियोजन कहेंगे। ठीक है, तो ये अब क्रियाएं हो गई हैं वियोजन की क्रिया। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला। आपको हम पहले विस्थापन बता चुके हैं कि विस्थापन अब क्रिया क्या होता है। विस्थापन में क्या होता है? स्थान बदलता है, एक पदार्थ दूसरे स्थान पर, दूसरा वाला पहले वाले के स्थान पे आ जाता है। अब उसी से मिलता जुलता एक अगला है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्रिया, इसमें क्या होगा? इसमें 2 लोग रहेंगे और दोनों लोग अपना अपना स्थान बदलेंगे। लिखा गया यहाँ पे द्विविस्थापन, यानी अंग्रेजी में नाम होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जानते हैं विस्थापन, और डबल का मतलब 2, दोहरा, दोहरा विस्थापन। तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक के मूलक अपना स्थान बदल दें। जैसे पहले बताए थे आपको, एक होता सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में जो एलिमेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये लोग अपना स्थान चेंज करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि 2 या 2 से अधिक यौगिक रहेंगे, आपस में मिक्स किए जाएंगे। तो जो ज्यादा सक्रिय वाला है वो कम सक्रिय वाले को हटा देता है, विस्थापित कर देता है, और इसी क्रिया का नाम रखा जाता है द्विविस्थापन। तो अगर आपको लिखना होगा डेफिनेशन कैसे लिखोगे? 2 या 2 से अधिक यौगिकों को परस्पर मिलाने पर यदि ज्यादा सक्रिय या एक पदार्थ
दूसरे पदार्थ को विस्थापित करता है, तो ऐसी क्रिया को द्विविस्थापन कहते हैं। यानी एक लाइन में याद कर लो, दो पदार्थ मिलाएंगे, दोनों में से एक पदार्थ दूसरे वाले को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, यानी नया पदार्थ बनाकर ही विस्थापित करता है, तो इसलिए इसका नाम हो गया द्विविस्थापन। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे में एक आपको हम पिछले बार में बताए थे कि अगर कॉपर सल्फेट का नीला विलयन है, विस्थापन का एग्जाम्पल है, कॉपर सल्फेट का अगर नीला विलयन है और उसमें मिला दिया जाए लोहे का चूर्ण, तो नीला रंग गायब हो जाता है। तो लोहे का चूर्ण है, यानी केवल लोहा है, तो वहां पर क्या हो गया था, वहां पर लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया था। देखिए रिएक्शन याद कर लीजिएगा, फिर से बता देते हैं। उसका CuSO4 का विलयन था, इसमें हमने मिला दिया लोहा, तो लोहे ने क्या किया, लोहे ने कम सक्रिय वाले जो पदार्थ हैं यानी कॉपर को लोहे ने विस्थापित कर दिया। तो हुआ क्या, ये वाला इनके स्थान पर आ गया और ये लोहा कहां आ गया, कॉपर के स्थान पे। तो रिएक्शन में कंप्लीट फार्मूला कैसे बन गया, FeSO4 प्लस Cu। आप देख सकते हैं दोनों में अंतर क्या है, दोनों में एक ही तो अंतर है, एक ने अपना स्थान बदल दिया, दूसरे ने नहीं बदला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं द्विविस्थापन में। अब द्विविस्थापन में दो यौगिक रहेंगे, दोनों यौगिक ही अपना स्थान चेंज करेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा जाए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे इसको पहले भी। AgNO3, यह है सिल्वर, यह है नाइट्रेट, नाम हो गया सिल्वर नाइट्रेट का अगर जलीय विलयन है, AQ है, इसमें मिला देते हैं नमक का घोल, यानी नमक का जलीय विलयन मिला दिया जाए, तो होगा क्या, देखिए किसी में कोई दिक्कत नहीं है, एक के पास धनायन दूसरे के पास ऋणायन मूलक मौजूद है, ये दोनों सब क्या है, ये भी लवण है ये भी लवण है, सब साल्ट हैं। तो जब मिला देते हैं तो यहां पर देखा जाता है विस्थापन होगा कैसे। तो बेटो इसमें क्या करना है कि जो Na है और ये Ag है, इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे कौन ज्यादा क्रियाशील धातु है। तो सोडियम ज्यादा क्रियाशील होता है, तो होगा क्या, जब मिक्स करेंगे ये वाला सोडियम इनके स्थान पर आ जाएगा, ये वाला इनके स्थान पर और ये वाला इनके स्थान पर आ गया। तो बना क्या, बना यहां पर Na यहां पर चला आया तो क्या बन गया, Ag हटा Na आया तो नाम हो गया NaNO3, NaNO3 प्लस। अब क्या बचा, Na तो यहां से हटा, Ag यहां से हटा, अब Ag यहां पहुंचा, यहां Ag यहां Cl, AgCl, यहां पर क्या होता है, ये अवक्षेप बना लेता है, ये विलयन है। तो देख रहे हैं विस्थापन किसका किसका हुआ है। इनमें जो भी धात्विक मूलक हैं उनको आप ले लीजिए या अधात्विक मूलक हैं उनको ले लीजिए, विस्थापन उन्हीं का होता है। तो आप यहां से Ag यहां से Cl, बहुत सिंपल तरीके से देख लीजिए क्या बना है। ठीक है, इसी टाइप से और देख लीजिएगा, जैसे एक है BaOH का ट्वाइस, क्या कोई नाम बता सकता है इसका, ये कौन सा एलिमेंट है और इस पूरे का क्या नाम है, अगर आपको मालूम है तुरंत बताइए कमेंट में। ओके, Ba बेरियम, OH हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये धातु है। अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कुछ मिला दें जादू वाली चीज, जैसे नौसादर मिला दें, अभी फार्मूला बताया गया था NH4Cl 2NH4Cl, तो कोई अनुमान लगाए क्या होगा, कोई भी अनुमान लगाइए क्या हो सकता है, कहां से कौन सा चेंज होगा। यहां पे तो ये धातु है, यहां पर धातु है, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ये धातु है लेकिन ये धातु नहीं है, ये धात्विक आयन की तरह व्यवहार करने वाला पदार्थ है NH4। तो बताओ क्या हो सकता है, क्या बदलेगा इसमें,
देखिए ध्यान से, यहां पर भी ये वाला इतने से, ये वाला इतने से अदला बदली कर लेगा, बस काम खत्म है और कुछ नहीं। तो ये वाला बदली किया तो यहां क्या हो गया, BA, और यहां पर क्या बचा, CL। लेकिन क्या ये बैलेंस है, बैलेंस है, अगर बैलेंस तो ठीक है, बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां दो लिखा गया, 2 का मतलब 2 CL, यहां कितना CL, 1। BA अकेला है, CL 2 है, तो क्या बन गया, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। अच्छा अब बताओ क्या बचा, यहां बचा CL खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया, बचा नहीं है, CL यहां से खत्म, तो बचा क्या भैया, NH4OH, NH4OH, यहां पर बच गया 2NH4OH बचा। क्या नाम इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक टाइप का क्षार है, ये भी क्षार है, वो भी क्षार है। तो इतने में क्या सीखा आपने, इतने में आपने सीखा कि 2 मूलक होते हैं जो अपना स्थान बदल लेते हैं। जब 2 लोग अपना स्थान बदल लेंगे तब उसको कहा जाता है क्या, द्विध विस्थापन की क्रिया। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आज आपको 2 रिएक्शन और बताया गया, कौन कौन सा, एक वियोजन अपक्रिया और दूसरा विस्थापन अपक्रिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर कम समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, उम्मीद है तब और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे कुछ और बताते हैं। इसमें इसी में आपको मिलेगा एक और अभिक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण पहले ये देखते हैं, नाम है ऑक्सीकरण, अंग्रेजी में होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहले इसको समझ लीजिए क्या होता है, इसमें बहुत आसान तरीके से आपको बताते हैं। ऑक्सी से आपको किस तत्व को याद करने में सहायता हो रहा है, ऑक्सी शब्द से कौन सा तत्व आपके दिमाग में आ रहा है, ऑक्सीजन, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑक्सीजन। जिसमें ऑक्सीजन के बारे में हम बात करेंगे उस अपक्रिया को ज्यादातर हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, उसके लिए शर्त होती है, उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए जो आपके लेवल में है। ऑक्सीकरण वह होता है जिसमें, ये शर्त याद कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। दूसरा, हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन हटता है जहां पर, उस अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ये 2 लाइन आपके लिए है। तीसरा बता देते हैं, जिसमें धन ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, एक और बता दें, जिसमें धन विद्युतीय तत्व संयुक्त होता है या जुड़ता है, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण। अब इन सब के बारे में एक एक एग्जाम्पल तो जरूर आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं, देख लिए थे, पॉज करके वीडियो को आप लोग उसको दोबारा देख लीजिएगा। तो पहला नंबर है ऑक्सीजन का जुड़ना। चलिए देख लीजिएगा, जैसे C है, कार्बन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया, CO2 बन गया, है ना।
कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो अभी हमने क्या कहा, जिस रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उस क्रिया का क्या नाम है, ऑक्सीकरण की क्रिया, चाहे जहां पर जुड़ेगा। एक और देखिएगा, H2 प्लस O2 बैलेंस लिख देते हैं, 2H2 बन गया 2H2। अब बताओ यहां पर क्या है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है भाई, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण हो रहा है। तीसरा देखिएगा, जैसे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाओ, मैग्नीशियम के वायर को हवा में यानी वायु में जलाओगे तो बनेगा MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। यहां पर 2 बढ़ा लो, बैलेंस हो गया आपका। क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण की क्रिया। ओके, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चाहे जहां पर अगर ऑक्सीजन ऐड होता है उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण की क्रिया। ठीक, चलिए दूसरा देखा जाए, अपचयन की, नहीं अपचयन नहीं, अभी एक एग्जाम्पल और देखिए, दूसरा पार्ट जिसमें हाइड्रोजन हटता है, हटने का मतलब चाहे घट जाए या कम हो जाए, उस क्रिया को कहा जाता है, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया। जैसे कुछ है दिमाग में, कुछ दिमाग में है इस टाइप से कि आप बता सकते हैं वैसे कि वहां पर हो रहा है ऑक्सीकरण की क्रिया, कोई भी रिएक्शन हो, नहीं क्लियर, चलो ठीक है। दिमाग में एक और बसा के रखिएगा, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, इसको आप जलाओगे तो बन जाएगा SO2, ऑक्सीकरण है ये, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीकरण की क्रिया। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है यहां पे, हो गया ऑक्सीकरण की क्रिया। कुछ शब्द मैंने यूज किया है इसमें, धन बैलेंसी शब्द का, धन बैलेंसी। अब धन बैलेंसी जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, या ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो होता है। एक ऑक्सीकरण संख्या का देख लिया जाए, जैसे लिखा गया हो FeCl2 में क्लोरीन और जोड़ना हो, और यहां पर इन केस बन जाए FeCl3, बैलेंस नहीं है, 2 दूना 4, यहां पे 3 है, बैलेंस कैसे होगा। मान लो अगर आप यहां 2 बढ़ाते हो, 2 तिया 6 क्लोरीन, 2 यहां हो गया। मान लीजिए आप यहां 2 बढ़ाते हो, 2 आयरन कंप्लीट है, 2 दूना 4 और 4 2 6, ये बैलेंस है। तो यहां पर आप कैसे जाने कि यहां ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं क्लियर ना। हाँ, ये थोड़ा सा आपके लेवल के ऊपर का है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो आएगा, लेकिन अभी आपको केवल जो मैंने पहला लाइन बताया ये वाला, इसी को याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगले वीडियो में हम इसी को थोड़ा सा और भी कोलरेट करके और भी बड़ा कुछ और नए रिएक्शनों के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।